ओके क्या पढ़ने जा रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी शुरू कर रहे हैं। इसमें आपके 2 चैप्टर हैं। कौन कौन से? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल और दूसरा प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, और दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझो। अभी तुमको कहाँ रहना है? लैब में रहना है, लैब के अंदर रहना है। लैब में आपको सीखना है कि मैं डीएनए को कैसे काटूंगा, उसको कैसे जोड़ूंगा, वेक्टर क्या होते हैं। हम यहाँ पे क्या सीखेंगे? बेसिक सीखेंगे पहले वाले चैप्टर में। दूसरे चैप्टर में क्या सीखेंगे कि इनको अप्लाई कहाँ करना है। मैंने डीएनए में जो काट छाट की थी वो मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल रही है, क्यों मेरा खाना अच्छा कर रही है, क्यों मेरा हेल्थ केयर अच्छा कर रही है, क्या अच्छा कर रही है। ठीक है, कोई भी चीज़ टेक्नोलॉजी जब लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है बताओ? व्हाट डू यू मीन बाई टेक्नोलॉजी? जीवन को आसान बनाने वाली चीज़ है ना। डिज़ाइन क्या होता है? डिज़ाइनिंग, किसी भी चीज़ को डिज़ाइन क्यों किया जाता है? ये देखो बॉटल, ये एक डिज़ाइन है या नहीं है? इसमें से ग्रूव बनाया हुआ है ताकि हम इसको पकड़ सकें। एक कैप बनाई हुई है कन्वीनियंस के लिए, है या नहीं? क्या एक डिज़ाइन है? यस। किस लिए होता है ये? इजी के लिए, इजी हैंडलिंग के लिए। देखो मार्कर है, मार्कर का क्या? आपका कैप है, और उसके बाद क्या है? ये इस तरीके से बनाया हुआ है। इससे आप इसको अपने कपड़े पे लगा सकते हो। ये कैप क्यों लगाया है? ताकि ये वॉलेटाइल होता है, उड़े ना, तो ऐसे रख लो। ये सब क्या है? आपकी डिज़ाइन है। यही चीज़ जब मैं मॉलिकुलर बायोलॉजी के साथ करती हूँ, जब मैं बायोलॉजी में ये सब चीज़ें देखती हूँ तो उसको क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। बायो मतलब लिविंग चीज़ें, उसमें मैंने टेक्नोलॉजी लगाई है, उसमें मैंने ऐसा काम किया है जिससे हमारा जीवन आसान हुआ है। तो कुल मिला के जो बायोटेक्नोलॉजी होता है वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करता है। सिंपल बात है। ठीक हो गया। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? हम कुछ बेसिक्स देखेंगे, टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक्स देखने जा रहे हैं। सबसे पहले टर्म जीन क्या होता है बताओ? आप लोगों ने मॉलिकुलर बायोलॉजी पढ़ लिया होगा। व्हाट इज जीन? इवनिंग बैच वाले बताएंगे। हाँ बता। क्या? यूनिट्स ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चरली कैसे होता है? क्या वो एक डीएनए है? तो डीएनए को जीन ही क्यों नहीं बोलते हैं? देखो जीन का एकदम परफेक्ट जो आपका डेफिनेशन होता है वो क्या होगा? क्या आप लोगों ने मॉलिकुलर बायोलॉजी में पढ़ा कि डीएनए इस तरीके का स्ट्रक्चर है? ठीक हो गया। क्या पूरा डीएनए काम का है या इसका कुछ कुछ पोर्शन काम का है? इमेजिन करो कि इतना डीएनए का पार्ट आपका आई कलर बनाता है। बात समझ में आई? तो क्या हो जाएगा? फंक्शनल फ्रेगमेंट ऑफ अ डीएनए। डीएनए का ऐसा फ्रेगमेंट जो फंक्शनल है, विच कैन बी ट्रांसक्राइब्ड, जिसका क्या हो सके? ट्रांसक्रिप्शन हो सके, मतलब ये एमआरएनए बना सके। ध्यान देना, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड भी हम बोल सकते हैं, जो एक्सप्रेस कर सके खुद को। इसका प्रोटीन बनना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है। कोई भी जीन है, डीएनए है, अगर उसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और वो आरएनए बना रहा है तो वो जीन है। ठीक हो गया। अब मैंने क्यों बोला कि वो तो प्रोटीन भी बनाता है? कुछ जो जीन होते हैं एमआरएनए पे ही रुक जाते हैं। क्या आपका आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए है वो अपने आरएनए बेस पर क्यों रुके हुए हैं? कि आपका राइबोजाइम आपने पढ़ा, ऐसा आरएनए जो एंजाइम का काम करता है, क्लास 11 बायोमोलिक्यूल। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। तो वो लोग वो यहीं पर रुक जाते हैं। कुछ होते हैं जो प्रोटीन बनते हैं, वो भी जीन होते हैं। संचित तेरा डाउट क्या था? नहीं होता, जंक डीएनए होता है। ओनली 1% डीएनए इस काम का, ओनली 1%। तुम्हारा 99% डीएनए एकदम जंक डीएनए है। तो है क्यों हमारे पास बताओ? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। कोई भी पूछे क्वेश्चन कि जंक डीएनए क्या करता है, तो क्या करता है? हमको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। वरना छोटे से डीएनए का रेप्लिकेट करवाना, उसको एक सेल से दूसरे सेल में भेजना, उसके साथ प्रोसेसिंग करना कितना मुश्किल है या नहीं? तो नेचर ने उसको बड़ा धागा बना दिया। अब जो बड़ा सा धागा है वो एक छोटे से पीस को आराम से कैरी कर सकता है या नहीं? गॉट इट और नॉट? तो जो बड़ा डीएनए होता है क्या प्रोवाइड करवाता है? स्टेबिलिटी। जीन का डेफिनेशन सभी बोलेंगे, बोलो फंक्शनल फ्रेगमेंट ऑफ अ डीएनए। अपना जेनेटिक्स वाला चैप्टर ओपन करो, उसमें कहीं पे लिख दो जीन का डेफिनेशन, लिखो। which can be transcribed or expressed। इसलिए तुम इसको यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हो। ठीक हो गया। देखो पूरे डीएनए ने इस छोटे से पोर्शन ने सिर्फ आई कलर दिया या नहीं दिया? या पूरे डीएनए ने आई कलर दिया? एक छोटे से फ्रेगमेंट ने। तो आपने बोला कि आई कलर देने वाला जीन है। ठीक हो गया। तो इस जीन वर्ड से ही जेनेटिक्स नाम पड़ा था।
अब देखो दूसरा टर्म आ रहा है आपका जीनोम। बताओ व्हाट इज जीनोम। फिर ये क्या है हमारा तीसरा क्रोमोसोम। ऐसे करते करते बताओ ह्यूमंस के पास कितने क्रोमोसोम है टोटल। क्या हम बोलते हैं 23 पेयर हैं, तो टोटल क्रोमोसोम कितने हुए 46। अच्छे से बेसिक तो समझो, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अब इसके अंदर ये बना कैसे होता है कि आप लोगों ने पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ लिया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। क्या बताया सर ने कि हिस्टोन प्रोटीन होती है, उस पर डीएनए रैप होते हैं जिनको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। यही ऐसा पैक्ड होके पूरा पैक्ड होके देखो इस तरीके से ये सेंट्रोमियर और ये ऐसे बना होता है। ये आपका क्या है एक क्रोमोसोम है। बात समझ में आ गई। तो ये जितना भी है 23 जो क्रोमोसोम है टोटल, इनमें जो टोटल डीएनए है वो आपका जीनोम होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जो हम 2n लिखते हैं या फिर n लिखते हैं वो क्या है, या फिर आपने उसमें सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा 2c 4c लिखते थे ना, याद है सेल डिवीजन में। ये c या फिर n होता है हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए। क्या हो जाएगा टोटल हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए। उसमें जीन हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, मतलब पूरा जो लंबा धागा है पूरा धागा जीनोम है। और इमेजिन करो धागे के बीच में कलरफुल ऐसे वो लगे हुए हैं पार्ट्स लगे हुए हैं, वो जीन है। अभी हो गई पिक्चर क्लियर सबकी। हाँ तो ठीक है, जीन हो गया जीनोम हो गया। अब मुझे बताओ प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड वेक्टर डीएनए होता है। प्लाज्मिड से वेक्टर बनाया जा सकता है। किसमें सेल में। तुम्हारा प्लाज्मिड डीएनए का नाम क्या है। अरे तुम में होता ही नहीं है, तभी तो पूछ रही हूँ किसमें होता है प्लाज्मिड। ओनली प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा बैक्टीरिया में। इन सब्जेक्ट्स की प्रॉब्लम ही है, ये जो चैप्टर्स है ना आप लोग बेसिक क्लियर नहीं करते और फिर अनुमान लगाने लगते हो। तो एक बार अच्छे से समझो सारी चीजें। प्लाज्मिड क्या है, क्या आप लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में या फिर सेल बायोलॉजी में प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम पढ़ा होगा। एक आपने पढ़ा होगा क्रोमोसोमल डीएनए और एक आपने पढ़ा होगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या होता है, ऐसा छोटा होता है, इसमें एक ओराई साइट हमको देखने को मिलती है और फटाफट रेप्लिकेट करता है, इसकी एक खासियत होती है। ठीक हो गया। तो मैंने इसको यहाँ से चुराया है। अब मैंने इसकी क्या देखी, इसकी खूबियां क्या थी बताओ। बैक्टीरिया में प्लाज्मिड क्या काम करता है बताओ। डीएनए ट्रांसफर एक चीज, ठीक है। और इसके पास क्या होगा आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होगा। बात समझ में आई। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, ये विरोध करता है। किसका विरोध कर रहे हैं, एम्पिसिलिन का। और अगर मैं लिख दूं कि AMPS तो ये क्या हो जाएगा, एम्पिसिलिन के लिए सेंसिटिव है। अगर बैक्टीरिया के पास आपका ये डीएनए है तो बैक्टीरिया मर जाएगा, और अगर R है तो नहीं मरेगा, मतलब ये लड़ रहा है। बात समझ में आई। प्लाज्मिड का फंक्शन समझ में आया। क्या हुआ प्लाज्मिड का फंक्शन, एक कि एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंसी प्रोवाइड करवाता है। एक फंक्शन पता चला प्लाज्मिड का, क्या एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंसी प्रोवाइड करवाता है। डन। दूसरा देखो क्या करता है, क्या वायरस इनको इन्फेक्ट करते हैं बेचारे बैक्टीरिया को भी, करते हैं नहीं करते हैं। क्या ये फाज वायरस अपना डीएनए अंदर डाल देगा, यहाँ डाल देगा, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया को इसके डीएनए को काटना है भाई, इसका डिफेंस मैकेनिज्म है वरना मर नहीं जाएगा। तो बैक्टीरिया क्या करता है, अपने इस डीएनए को क्या करवा देगा, मिथाइलेटेड करवा देता है कि मुझे अपना डीएनए नहीं काटना। और ये जो प्लाज्मिड होता है इसके पास कुछ जीन होते हैं जिनका नाम क्या है बताओ, कौन कट करता है डीएनए को। अरे विश्वजीत तो बता तो रहा था अभी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इनके पास एक और क्या चीज मिली मेरे को, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या करता है, डीएनए को कट करेगा। क्लियर हो गई बात। जब मैंने तुम्हें बोला कि तुम लोग अभी लैब में हो, नेल मत बाइट कर। जब अभी मैंने तुम्हें बोला कि तुम लैब में हो तो तुम कुछ ना कुछ टूल्स कहीं से लेके आओगे ना। तुम उतनी छोटी मॉलिक्यूलर लेवल पे तो काम कर नहीं सकते, तुमको कोई ना कोई एंजाइम या प्रोटीन चाहिए होगा। तो देखो हमने क्या क्या चुरा यहाँ से, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन चुरा ली और एक क्या चुरा लिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और क्या बहुत डीएनए ट्रांसफर करता है, जीन ट्रांसफर की कैपेबिलिटी होती है, यस। ओराई साइट होती है, यस। तो ये पूरा मेरे काम का निकला प्लाज्मिड। अब इस प्लाज्मिड में अपने मन का कुछ काम करवा दूं तो मेरा काम बन जाएगा या नहीं। डन हो गया। जीन समझ में आया, जीनोम समझा, प्लाज्मिड समझ में आया। अब देखो क्लोनिंग क्या होता है, बताओ क्या समझते हैं आप क्लोन से। रेप्लिकेशन, तेरी सारी सेल रेप्लिकेट कर रही है, सारी सेल क्लोन हो गई। आइडेंटिकल चीज, हाँ बोल सकते हैं। तो बताओ जो मैंने पूछा, क्या आपकी सारी सेल क्लोन्स हैं। अरे हैं, वो एक दूसरे से डिवाइड होके तो बनी। एक जायगोट था तो पहले, जायगोट, टोटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, भूल गया क्या।
आपकी आसपास की सेल क्या है, वो क्लोन्स हैं। अगर मैं बोलूं कि तुम्हारी बॉडी में जो सेल है वैसी एग्जैक्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बनाओ और सेम तेरी जैसे सेल ही उसके पास होनी चाहिए, तो तेरा क्लोन बन जाएगा। डॉली शीप याद है, 8th क्लास के एनसीईआरटी में डॉली शीप के बारे में दे रखा है। तो देखो क्या हुआ, एक ब्लैक कलर की शीप थी, उसका चेहरा ब्लैक कलर का था, एक का चेहरा व्हाइट कलर का था। हमने ब्लैक कलर से क्या लिया, आपका एग लिया, ठीक है। और जो व्हाइट फेस वाली शीप थी उसकी मेमोरी ग्लैंड से एक सेल ले लिया। मेमोरी ग्लैंड क्या सोमेटिक सेल है, शरीर से निकली हुई सेल है, यस, कोई स्पर्म नहीं है ना। अब क्या कर दिया, इसका जो न्यूक्लियस था, किसका, मेमोरी ग्लैंड, हाँ मेमोरी ग्लैंड वाली का, उसका न्यूक्लियस हमने डाल दिया एग में। एग का न्यूक्लियस हमने पहले ही हटा दिया था। जब उस एग को इम्प्लांट किया गया कहाँ, ब्लैक फेस वाली के अंदर, तो जब बच्चा पैदा हुआ तो बिल्कुल क्लोन था व्हाइट फेस वाली का। बात को समझो, बॉडी से ही बॉडी बना दी हमने। तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था साइंस के लिए। हो सकता है लेकिन इथिकल वे आ जाता है ना। ऐसे तो जितने भी चोरों चक्के हैं 10 क्लोन्स बना देंगे अपने, एक यहाँ चोरी कर रहे हैं, एक अमेरिका में कर रहे हैं, कोई पकड़ा ही नहीं जा रहा है, कुछ भी हो सकता है ना। और ये सक्सेसफुल थोड़ा कम होते हैं। जो डॉली शीप थी वो कितने, शायद 14 ईयर जी थी और उसके बाद लंग कैंसर से उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद बहुत सारे क्लोन्स बनाए गए, उसके बाद भी बहुत सारे क्लोन्स बनाए गए लेकिन सर्वाइव नहीं किए। तो क्लोन मतलब समझे, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द सेल। तो क्या मैं एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द जीन बना सकती हूँ? इमेजिन करो कि तुम सबको डायबिटीज है और तुम सबको इंसुलिन की जरूरत है, ठीक है। तो पुराने टाइम में क्या होते थे कि जो सुअर होता था उसके पैनक्रियास से हम इंसुलिन निकालते थे। जो पिग्स होते थे, सुअर पिग्स, उनको काटते थे, मारते थे, उनके पैनक्रियास निकालते थे, पैनक्रियास के अंदर से इंसुलिन लेते थे, उनकी दवाइयाँ बनाते थे। प्रॉब्लम ये थी कि जब उनको तुम्हारी बॉडी में दिया जाता था तो एलर्जी होती थी बहुत ज़्यादा। 50% को काम करता था, 50 को नहीं करता था। तो फिर साइंटिस्ट ने बोला कुछ और निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ह्यूमन का डीएनए से मैं एक छोटा सा पीस निकाल दूं जो इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये इंसुलिन का एमआरएनए बन रहा होगा और ये इंसुलिन का प्रोटीन बन रहा होगा, या नहीं बताओ? इतना तो क्लियर है सबको। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, क्या सर ने बताया कि इसको सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हैं? तो बस इसको आपको याद रखना है, बार बार यही आएगा, ठीक हो गया। तो इससे क्या बन सकती है मेरी इंसुलिन। मैं क्या करूं, अगर इस प्लाज्मिड को इतना कट कर दूं, अपनी इस इंसुलिन के जीन को इसमें फिट कर दूं, तो क्या ये बैक्टीरिया मेरे लिए इंसुलिन बनाने लगेगा? तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बताओ, जब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो क्या मेरा ये जीन ये आधा इस सेल में और इस सेल में आ जाएगा या नहीं? आ जाएगा। क्या मैंने इस जीन का रेप्लिकेशन करवा लिया या इस जीन के क्लोन बना लिए, तो क्या इस जीन की क्लोनिंग हो गई? गॉट इट और नॉट? तो जीन क्लोनिंग समझे या नहीं? सारा खेल जीन क्लोनिंग का ही है। मुझे एक छोटे से डीएनए के टुकड़े को टन्स बनाना है, केजीज में, टन्स में, क्योंकि बाद में फैक्ट्री में जाएगा। भाई अभी हम लैब में है ना, ये तो हम लैब में कर रहे हैं। भाई जब बेचोगे, मार्केटिंग करोगे, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी तो बनाएगी इसको, फिर बड़े बड़े वेसल्स में बनाना पड़ेगा या नहीं? तो क्या ढेर सारा क्लोन करवाना पड़ेगा या नहीं? तो जीन क्लोनिंग डन हो गया। अब देखो वेक्टर क्या होता है, बताओ व्हाट इज वेक्टर, बताओ। अरे तुम भी तो बोलो, पढ़ चुके सब, बताओ। अलमास, वेक्टर क्या होता है? तुम लोग को दिख रहा है बोर्ड, इससे दिक्कत तो नहीं हो रही? बोलो। हाँ हाँ हाँ, बोल सकते हैं ना। जैसे आप लोग गाड़ी से आते हो ना कहीं, या कोई मुंबई से दिल्ली आ रहा है, प्लेन में आता है, तो प्लेन क्या हो गया, वेक्टर हो गया, आप उस पर बैठ के आ रहे हो। बात समझ में आई? तो देखो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने साल्मोनेला, सबको याद है? बताओ क्या कोर्स कर रहा था? वही वाला, जीनस है ओनली, ठीक है। साल्मोनेला क्या एक प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया है या नहीं? तो इसके पास भी अपना प्लाज्मिड रहा होगा, ठीक है। इसका प्लाज्मिड हमने ले लिया। ब्लू वाला किसका प्लाज्मिड है? साल्मोनेला का, ठीक है। और क्या लिया हमने, देखो हमने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन ले लिया कहीं से, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन हमने कहीं से ले लिया, किसी बैक्टीरिया से ही लिया होगा, ठीक हो गया। तो हमने क्या करा, इसको और इसको लाइगेट करवाना है। पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था वो यही बना था, ठीक है। अब साइंटिस्ट के नाम नहीं याद मुझे आ रहे हैं, शायद बोयर था ना। अपना एनसीईआरटी ओपन करो जरा, ये पेज पलटाओ। हार्बर एंड बोयर नहीं, ये तो ये साइंटिस्ट है, ये पहला पेज है ना। नहीं नहीं, इसको पेज पलटा और उसके लास्ट में देख, नीचे लिखा होगा, हाँ, दो साइंटिस्ट के नाम, कोहेन और बोयर। क्या लिखा हुआ? एक सी से होगा, स्टैनली कोहेन और
हाँ, तो इसको याद कर लो। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये किया। बात समझ में आ गई? अब देखो, इस ग्रीन वाले को उन्होंने इससे अटैच करवा लिया। कैसे करवाया वही हमको आगे सीखना है, ठीक है। कट कर लिया होगा किसी चीज से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और उसके बाद इन्होंने ये इस पे लगा लिया, बात बन गई। तो ये पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा इस तरीके से बना। तो वेक्टर क्या करता है? अब देखो, अच्छा सॉरी मैंने तुमको शॉर्टकट बता दिया। पहले भाई इसको आइसोलेट किया होगा, इसको बाहर निकालो, ठीक हो गया। अब इसको कट करो, कट कर लिया, इसको बैठा दिया इसके ऊपर ग्रीन वाले को। भाई अब इसको किसी के अंदर भी तो डालोगे, तो जो रिसीवर होता है जिसके अंदर इसको डाला जाता है उसको होस्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? होस्ट। और कौन सा होस्ट बोलेंगे? कॉम्पिटेंट होस्ट। क्या टर्म आएगा? कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट का क्या मतलब है बताओ? अगर मैं तुम्हारे अंदर कोई प्रोकैरियोटिक सेल डाल दूं तो किसी काम की रहेगी क्या? आपकी बॉडी उसके लिए कंपैटिबल है प्रोकैरियोटिक सेल के लिए? आप खुद यूकैरियोटिक हो, नहीं ना। तो जिस होस्ट के अंदर डाला जाता है उसका नाम है ई कोलाई। क्या हो गया इसका नाम? ई कोलाई, ठीक हो गया। साल्मोनेला से वेक्टर लिया, कहीं से फॉरेन जीन लिया, जो भी आपको इसके ऊपर बैठाना है। मैंने एग्जांपल ले लिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन, इसको इसके ऊपर बैठा दिया और इसको अंदर डाल दिया। भाई मेरा काम तो सिर्फ ग्रीन से था, लेकिन ब्लू को क्यों लेना पड़ा? वो एरोप्लेन है, किसके ऊपर बैठ के जाएगा? तो ये आपका दिल्ली, ये क्या था? आपका दिल्ली था, ये आपका मुंबई था, ये आपका एरोप्लेन है और ये आप हो। समझ में आ गया सभी को? तो ये तो नेचुरल वेक्टर हो गए। इन वेक्टर में मैं छेड़छाड़ करके आर्टिफिशियल भी बना सकती हूँ। तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल वेक्टर यूज होते हैं, ठीक है। पेज पलटाओ जरा, एक वेक्टर तुम्हें दिखेगा PBR322, देखो दिख रहा है? गॉट इट? ये सारा क्या है? हमारा आर्टिफिशियल वेक्टर है। और उसमें ढेर सारे नाम आपको दिख रहे होंगे ना, ये सब हमने डिजाइन किए हैं, पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो बताओ, वेक्टर डन हो गया, प्लाज्मिड भी क्लियर है, जीन क्लोनिंग भी क्लियर है, कॉम्पिटेंट होस्ट भी क्लियर हो गया। अभी कॉम्पिटेंट होस्ट क्लियर है सभी को। अब हम पढ़ रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब क्या देख रहे हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, देखेंगे। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूक्लियेज। देखो नाम से ही पता चल रहा है, जिसके पीछे भी एज आता है इसका मतलब कट करने वाला है। न्यूक्लियेज मतलब न्यूक्लिक एसिड को कट करने वाले एंजाइम। तुम दोनों का क्या चल रहा है? क्या बताया संचित? किसको कट करता है? अरे उसको बोलने दे। न्यूक्लियस को कट करता है। फेल हो जाएगा 12th में। न्यूक्लिक एसिड को कट करने वाले एंजाइम को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। अब बताओ न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए आरएनए को कट करने वाला एंजाइम है। क्लियर हो गया? अब इसके दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एक हो जाएगा आपका एक्सोन्यूक्लियस और एक हो जाएगा आपका एंडोन्यूक्लियस। एक्सो मतलब बाहर की तरफ और एंडो मतलब अंदर की तरफ। अगर कोई मेरे पास डीएनए प्रेजेंट है तो ये क्या करता है? डीएनए के एंड पॉइंट्स पर कट लगाता है। कहाँ पे लगाता है? एंड पॉइंट्स पर। और जो आपका एंडोन्यूक्लियस है वो कहाँ कट लगाता है? आपके सेंटर में कहीं कट लगाता है। बात समझ में आ गई? कहाँ कट लगाएगा? सेंटर में। अब एंडोन्यूक्लियस का एक टाइप होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आप समझे कि नाम कहाँ से आया? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक हो गया। रिस्ट्रिक्शन मतलब है कि इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि तू यहीं कट करेगा और तू कहीं कट नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो नॉर्मल एंडोन्यूक्लियस और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में क्या फर्क है? फिर जो आपका एंडोन्यूक्लियस है वो कहीं पे भी कट लगा देगा डीएनए के बीच में, लेकिन रिस्ट्रिक्शन को एक स्पेसिफिक साइट चाहिए होगी कि अगर मेरे को GAATTC सीक्वेंस चाहिए, गटक सीक्वेंस होती है, गटक, इसको ऐसे याद कर लेंगे कि मैं सिर्फ गटक सीक्वेंस के G और A के बीच में ही कट लगाऊंगा, ये रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम हमने दे दिया, वो क्या था आपका? EcoR1। क्या नाम दे दिया? EcoR1। ये नाम कैसे रखे जाते हैं अभी बताऊंगी। क्या आपको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस समझ में आया? पहले बताओ सभी। चलो देखेंगे क्या पढ़ने जा रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने टाइप? 1 2 3। अब साइंटिस्ट को कंफ्यूजन हो गया कि हम कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चूज करें। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के दो काम होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। देखो ये प्रोटीन का एक डोमेन है, ये सबके पास है। डोमेन मतलब समझते हो? प्रोटीन का एक पार्ट, अगर आप उसको प्रोटीन से अलग भी कर दोगे तो फंक्शनल होता है वो, ठीक है। और ये दूसरा पार्ट, ये दूसरा डोमेन हो गया प्रोटीन का, लेकिन इसमें ये अलग होता है और इसमें भी ये क्या था? इसके साथ लगा हुआ था। अब इसमें जो ब्लैक वाली चीज है इसका काम होता है डीएनए को कट करना। इसका काम क्या होता है? डीएनए को
कट करना। और जो ब्लू वाली चीज है इसका काम होता है डीएनए को मिथाइलेट करना, मिथाइलेट द डीएनए। ऐसा क्यों होता है मुझे बताओ। क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले होते हैं पेड़ों को मार्क करते हैं कि इस पेड़ की कटाई होनी तो उसको मार्क करते हैं, है ना। तो जो बैक्टीरिया के पास होता है सिस्टम, उसको पता है कि भाई मुझे अपने डीएनए को बचाना है और फॉरेन डीएनए को कट करना है, तो वो करता है मार्किंग करता है मिथाइलेशन करके, जिसके ऊपर CH3 होगा इसको या तो काटना है या तो बचाना है, जो भी होता है। ठीक हो गया। लेकिन हमको प्रॉब्लम क्या थी कि कट भी उसी से कर रहा था और मिथाइलेट भी कर रहा था। अपने को मिथाइलेट वाला सिस्टम नहीं चाहिए इसका, हमको सिर्फ क्या चाहिए कि डीएनए कट करे। तो क्या मैं टाइप 1 वाला यूज कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी ना, तो ये कैंसिल हो गया, नहीं यूज कर पाई। दूसरे में देखो ब्लैक वाला क्या करता है बताओ, कट करेगा और ये क्या करेगा आपका मिथाइलेट करेगा। मिल गया मुझे अलग सेपरेट, तो मैंने क्या कर लिया टाइप 2 वाला सेलेक्ट कर लिया। टाइप 3 देखा तो उसमें भी यही प्रॉब्लम थी, इसको भी मैंने चूज नहीं किया। तो हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा चूज करते हैं हमेशा? टाइप 2, क्योंकि उसमें एक सेपरेट प्रोटीन है जो कट करता है, इसको ही हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या फिर मॉलिक्यूलर सीजर बोल देते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जहां पे आपका एनसीईआरटी स्टार्ट हो रहा है वहां पे स्टार्टिंग की लाइन पढ़ेंगे और वहां पे गौर करेंगे जहां पे वो मिथाइलेज की बात कर रहे हैं। देखो पढ़ो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला पैराग्राफ, स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चलो। कट द डीएनए एंड मिथाइलेट द डीएनए, वहां पे पढ़ो। क्या आपको लाइन समझ में आया? कनेक्ट हुआ? कितने होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट? 2 पार्ट्स, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी एंड न्यू बायोटेक्नोलॉजी। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में जितने भी ट्रेडिशनल वेज आपके आते हैं, इडली बनाना, डोसा बनाना, जलेबी बनाना, भटूरा बनाना या फिर दही बनाना, ये सब क्या हमको पहले से ही आते हैं। हमको पता है कि इडली का बैटर कैसा होना चाहिए, उसकी थिकनेस कैसी होनी चाहिए जिससे अच्छी इडली बनेगी। तो मम्मी को लोग को थोड़ी पता है कि उसके अंदर सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी फर्मेंटेशन रिएक्शन कर रहा है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड लीव कर रही है जिसकी वजह से वहाँ पोर्स रह रहे हैं और तब वो स्पॉन्जी हो रहा है। ऐसा पता है तुम्हारी मम्मी को? क्या नहीं पता है ना? बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और न्यू बायोटेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन को हम बायोटेक्नोलॉजी बोल देते हैं। जो नई बायोटेक्नोलॉजी है वो कैसे आई? देखो हमें पहले से पता था कि कोई ना कोई सेल है, उसके बाद पता चला अरे न्यूक्लियस भी है, देन पता चला अरे डीएनए भी है। इसका मतलब हम इतने अंदर अब क्या कर सकते हैं, इसके साथ कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो हमारा काम बन जाएगा या नहीं। अब जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी उसके 2 पार्ट आ जाते हैं। पहले आप लैब में काम करो, फिर उसको फैक्ट्री में भेजो। लैब में काम करने को बोल देते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या बोल देते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जितना भी मैंने तुम्हें अभी पढ़ाया, क्या ये सब मैंने इंजीनियरिंग की? अभी किसी को कहीं से कट किया, किसी को कहीं लगाया, ये सब क्या है? जीन की इंजीनियरिंग है। और जब मैं इसको कहाँ भेज दूंगी? बड़ी फैक्ट्रीज में भेज दूंगी, तो क्या ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग हो जाएगी? फिर बात समझ में आई? या फिर इसको केमिकल इंजीनियरिंग बोल देते हैं। तो आपका क्या है? एक यूरोपियन फेडरेशन, क्या है पूरा नाम? EF, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB है। पहले पेज पे देखो, एनसीईआरटी के पहले पेज पे लिखा है। इसने डेफिनेशन दिया है बायोटेक्नोलॉजी का। तो पहला पैराग्राफ जहां पे खत्म हो रहा है उसके सेकंड पैराग्राफ पढ़ो, छोटी 4 लाइन जो लिखी हुई है। क्या है बायोटेक्नोलॉजी? ये इंटीग्रेटेड चीज है। किस किस का? आप सेल ले लो, सेल से निकलने वाला एंजाइम ले लो, ओल्ड बायोटेक ले लो, न्यू बायोटेक ले लो, उन सबका इंटीग्रेशन है, तब हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। क्या आपको समझ में आया? इसलिए नहीं सुना मैंने, नहीं यार, सब कुछ केमिकल रिएक्शन से होता है, आप कुछ नहीं करते। आप बस एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब में केमिकल डालते हो, आपके हाथ में नहीं ये चीजें। डीएनए माइक्रोस्कोपिक है, सोचो। तुमने तो प्लेनेरिया जैसा काट दिया। प्लेनेरिया वाला वीडियो देखा था क्या? हाँ, तो वैसा डीएनए नहीं काट सकते तुम, है ना। इस ट्यूब में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इस ट्यूब में डीएनए रखा है, डाल दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को पता है कि मुझे घटक पे काटना है, तो तेरा काम कर देगा। क्यों कैंची लेके जा रहा है वहां? क्या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं? यस, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर मॉलिक्यूलर सीजर। होती नहीं हो सीजर, बोलते हैं उनको। ठीक है।